हेलो विद्यार्थियों, आप सबों को शिक्षा जॉब मस्ती यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक द्वारा जारी 10th क्लास के साइंस का मॉडल पेपर टर्म 1 का सेट 4 देखने वाले हैं। देखिए टर्म 2 का भी हम लोग इस चैनल पे सॉल्यूशन देखे, बहुत सारे वीडियो को बहुत सारे सेट का किया जा चुका है। और टर्म 1 का जो भी क्वेश्चन है साइंस का, जैसे सेट 1 सेट 2 सेट 3 अब तक जो अपलोड भी चैनल पर कर दिया गया है। तो आप लोग अगर सेट 1 सेट 2 सेट 3 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा करके उस सेट को भी देख लें। 8 से 10 मिनट का वीडियो है जिससे आपको जो 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। और अधिकतर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 2022 में पूछा जा रहा है मॉडल पेपर से ही पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मॉडल पेपर के क्वेश्चन को तैयारी किए होंगे और कर रहे होंगे। चलिए, जो है आपके पास जो बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो के अंत तक आप लोग देखिएगा जिससे कि आपको अधिक फायदा होने वाला है। चलिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण 90 डिग्री है। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि अभिलंब होता है, इसमें ऐसे कोण बनता है, ये अभिलंब हो गया, तो इधर का कोण यहाँ से यहाँ का टोटल 90 डिग्री है। तो आप लोग जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो परावर्तन कोण कितना होगा, इसका आधा होगा यानी कि 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र। जैसे देखिए ए ध्रुव है और ए सी है, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि f का मान 16 दिया हुआ है तो r का मान क्या होगा। r बराबर क्या होता है, आपको पता है कि 2f होता है। तो 2 यानी कि 2 से गुना कर देते तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा जाए जिससे कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए एक ही बार जो है ना बनता है अवतल दर्पण में। यहाँ पर ऐसे अगर एफ और पी के बीच में यहाँ पे रखता है तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। ठीक है। यानी कि एफ और इस ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का गाड़ी के जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। जल में किस सिक्का डालने पर अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना के कारण होता है, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। लेंस के किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य अक्ष से विचलित नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 लेंस, क्वेश्चन नंबर 7 का ना, लेंस के किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य अक्ष से विचलित नहीं होती है। ठीक है। जब ध्रुव से होकर के गुजरती है ना, ये देखिए ऐसे 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 जब प्रकाश हो तो ये बिना विचलित हुए पार होती है, यानी कि ये ध्रुव होगा। ठीक है। उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रकाश किरणें आती है, उत्तल लेंस देखिए क्यों बोला जाता है, ये देखिए ऐसे होता है। तो जब प्रकाश आते हैं तो सब प्रकाश ऐसे एक जगह जमा होती है। ठीक है। यही कंजर्वेशन को ना प्रकाश जो कंजर्वेशन होता है, इसलिए इसको अभिसारी बोला जाता है। ठीक है, अभिसारी। अभी इसमें देखिए वो प्रकाश किरणें को मोड़ देता है, प्रकाश किरणें की सीधा रेखा भेजता है, प्रकाश किरणें फैल जाती है, प्रकाश किरणें एक जगह एकत्रित हो जाती है। ठीक है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, पुतली। कौन करता है, पुतली करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या है। देखिए मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है ना, क्या होती है, वो वास्तविक एवं क्या होती है। देखिए मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि डी इसका सही आंसर है ना। देखिए जरा दूरदृष्टता होने का क्या कारण है। जरा दूरदृष्टता होने का कारण देखिए क्या होता है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक की फोकस दूरी का बड़ा हो जाना, समझने क्षमता घटना। देखिए जो यही होता है ना, जरा दूरदृष्टता होता है कि जरा दूरदृष्टता में दूर की वस्तु तो दिखाता है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाता है ना। तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी नेत्र लेंस की क्षमता किसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है।
देखिए फोकस दूरी को समायोजित कर लेना समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में वही है कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित है। तो आप देखेंगे पहला में आयरन इधर एक है, इधर 3 है, नहीं है। आयरन इधर 3 है, इधर आयरन 3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, तो ये दूसरा भी नहीं है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है कि 3 इधर आयरन है, इधर 3 आयरन है, हाइड्रोजन इधर 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, 8 है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है? किसका उपचयन अपचयन हो रहा है ना, यानी पहले उपचयन, तो उपचयन किसको बोलते हैं? जिससे ऑक्सीजन जुटता है ना। तो किस में ऑक्सीजन जुट रहा है? आप देखिए ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन कॉपर से तो हट रहा है, यानी कि कॉपर का तो अपचयन हो रहा है, ठीक है। कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन का ना उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है? तो कॉपर के साथ जुड़ रहा है ना, तो कॉपर का उपचयन हो रहा है। देखिए कॉपर का उपचयन हो रहा है, सॉरी कॉपर का उपचयन हो रहा है, सॉरी। देखिए उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है। तो आप देखेंगे कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कॉपर का तो उपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है ना। तो ये इसका सही आंसर हम लोग किसको लगा लेते हैं? ये देखिए इसको लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? भाग जो लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। वे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 में देखिए ध्यान से, मीथेन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को दिखाया गया है ऊर्जा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए मीथेन ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होगा? ऊष्मा देगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ए प्लस अम्ल, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है। ए प्लस अम्ल लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो उपरोक्त समीकरण में ए क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ए क्या होगा ना, तो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा, ठीक है। क्षार का हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? क्षार को होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? नीला पत्र डालने पर लाल नहीं होगा, यानी कि देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना पड़ता है तब जाके आंसर लगाना होगा। निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर और लाल नहीं होगा? यानी कि जो क्षारीय रहेगा, तो क्षारीय रहेगा तब तो लाल नहीं होगा। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिए गए किस लवण में क्रिस्टल का जल मौजूद है? देखिए क्रिस्टल का जल ऐसे ही पता है कि इसमें जल है। देखिए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है ना, तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि H+ आयन मुक्त रहता है ना, H+ आयन मुक्त होता है। देखिए यदि पदार्थ A B C D में pH मान इतना है तो कौन सा पदार्थ क्षारक है? तो जिसका pH मान 14 है, 14 होगा, तो 14 से D का है, D का है ना, तो D। इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, ध्यान से समझिए। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। ऐसे विस्थापन अभिक्रिया भी होती है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे देखिए सिल्वर ना ब्रोमाइड के साथ ना अगर कोई धातु होता है तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? विस्थापन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? प्रकाश संश्लेषण में देखिए जल की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता है, लेकिन इसका आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? मनुष्य में देखिए मनुष्य कैसा पोषण करता है बताइए? प्राणी संभोजी पोषण करता है, ठीक है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? वसा को पाचन करने के लिए ना लाइपेज, कौन सा? लाइपेज। अग्नाशय से स्रावित होना
हार्मोन है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज की पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? देखिए श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज ना पायरुवेट में टूटता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में टूटता है। कहाँ पर टूटता है? कोशिका द्रव्य में, याद रखिएगा। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का संवहन, ठीक है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? जनन जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन हो रहा है? ये जो ना ये कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। तना, पत्ती, ये सब नए जीव में होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। यानी जैसे गुलाब का लगाने वाला जो कर्तन वगैरह हो गया, कलम लगाना, यही सब है। ये ब्रायोफिल्म का पत्ती है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है, बीज में भ्रूण होता है तो उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अंकुरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुरन। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? देखिए निषेचन जो होता है ना, कहाँ पे होता है? डिंब वाहिनी में होती है। कहाँ पे होती है? डिंब वाहिनी में होती है। जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नहीं, गलत है। इसमें अजीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। नहीं। इस संयंत्र में निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। नहीं। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होते हैं। देखिए ये है, क्या होता है कि जल जमाव होता है ना, तो जल जमाव के कारण बहुत सारे जीव पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सौर सेल, देखिए क्वेश्चन है, सौर सेल के उपयोग की क्या सीमा है? इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है? नहीं। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें सौर ऊर्जा, इसे दूरवर्ती क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। यह अत्यधिक महंगा है। नहीं। देखिए इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें दूरवर्ती क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? लिमिटेशन है ना, यानी कि सीमाएं की बात कर ले तो कमी की बात करना होगा ना, आवश्यकता होती है। तो ये नहीं है। सौर ऊर्जा उपयोग, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है तो होता है। इसमें दूरवर्ती क्षेत्र उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अत्यधिक महंगा है। सीमा यही है कि अत्यधिक महंगा है। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमा है? नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमा है? इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन में उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होता है। देखिए सीमाएं में क्या देखना होता है ना कि कमी, मतलब उसमें क्या कमियां हो रही है, क्या परेशानी होने वाला है, उस चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, लाभ को नहीं बल्कि उसकी हानि को देखा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है? देखिए लकड़ी, कोयला, CNG, LPG। इसका उपयोग है तो LPG हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में किस विद्युत षड्यंत्र में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है? तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग किस में होता है? देखिए षड्यंत्र में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। तापीय विद्युत षड्यंत्र, जल विद्युत षड्यंत्र, नाभिकीय विद्युत, भूतापीय। देखिए जल वाला रुके, तापीय विद्युत षड्यंत्र, नाभिकीय, भूतापीय, तापीय। ठीक है। इसमें आपको जो है किसका उपयोग किया जाता है? इस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है जल को गर्म करने के लिए। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देख चुके बिल्कुल टर्म जो 1 था, टर्म 1 का बिल्कुल जो सेट नंबर 4 था, साइंस के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्क्राइब जो है चर्चा कर चुके, क्वेश्चन को बना सकें। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और सेट 5 तुरंत ही ये आपको जो है इस चैनल पे मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद।